आते हैं। हम लोग सेक्शन चल रहे थे पिछले क्लास में एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि में हम लोग देख चुके थे रबी फसल कौन, खरीफ फसल कौन, कैसा डेवलपमेंट है, पिछला क्लास हो चुका था। उसके बाद हम लोग आज के क्लास में इससे आगे का चरण शुरू करेंगे। उसमें क्रांति तक आप देख चुके थे। अब आप आज के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट सुने, एक दो क्रांति जो इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान देना है, जिसमें महत्वपूर्ण है हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में हम लोग जरा सा ध्यान से समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा क्या क्या प्रश्न इसमें बन सकता है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो बेस क्लियर हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। 1960 तक हम लोग के यहाँ ज्यादातर मुख्य एक ही फसल थे, वे थे चावल। गेहूं पे हम लोग मुख्य रूप से दूसरे देश पर आश्रित थे। कई देशों से हम लोग को गेहूं दान प्राप्त होते थे, दान, जैसे भिखारी को दान दिया जाता है। अमेरिका और कई देशों में कुछ गेहूं जब एकदम सड़ जाते थे, उन्हें लगता था कि इसको ऐसे ही समुद्र में फेंक दें, तो उन्हें भारत की याद आती थी कि इसको फेंकने से अच्छा है भारतीयों को दे दो, बेचारा सब गरीब है, खा के सधा देगा। और तब हम लोग को सोचिए, गेहूं दान प्राप्त होते थे, सड़ा हुआ गेहूं जो अमेरिका के गाय भैंस सूंघ के छोड़ देते थे। लेकिन ये अच्छी बात रही कि 1970 के दशक में प्रधानमंत्री हम लोग के लाल बहादुर शास्त्री थे, और उस समय अमेरिका के जस्ट नीचे एक कंट्री आप लोग देखते हो, उस देश का नाम है मैक्सिको। ये नाम सब लोग जानते हैं। मैक्सिको से ही उच्च उन्नत किस्म, जिसको हम लोग HYV कहते हैं, इसका पूरा नाम हो गया हाईली यील्ड वेराइटी। हाईली यील्ड वेराइटी, उच्च उन्नत किस्म। और उच्च उन्नत किस्म के जो बीज हैं, उस बीज को हम लोग मैक्सिको से भारत लाए। और भारत में मुख्य रूप से 3 जगह इसके लिए चयन किया गया। एक का नाम था पंजाब, दूसरा का नाम था हरियाणा, और तीसरा का नाम था पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हम लोग सुन रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बेल्ट आप देख रहे हो, यह बेल्ट में ही हरित क्रांति के गेहूं का प्रयोग किया गया, मैक्सिको के उच्च उन्नत किस्म के बीज से। और इतना ज्यादा सफल रहा कि भारत इतना ही क्षेत्र में जब गेहूं का उत्पादन किया, तो हम लोग दूसरे प्रांत में गेहूं दान भी देने लगे, निर्यात भी करने लगे, और पूरे भारत में गेहूं का सप्लाई भी होना शुरू हो गया। ये कोई क्रांति से कम नहीं था। क्रांति कहते हैं अचानक हुए परिवर्तन को। भारत की आजादी में क्रांति नहीं लगेगा, लेकिन 1857 की क्रांति होगा, अचानक हुआ। फ्रांस की क्रांति हुआ, अमेरिका में क्रांति हुआ, भारत में क्रांति नहीं था। क्रमिक हम लोग धीरे धीरे आजादी प्राप्त की। तो क्रांति का मतलब है, इस शब्द का अर्थ है अचानक तीव्र परिवर्तन होना। और जो व्यक्ति को दान मिलता है वो खुद दान देने लगे, तो एक सचमुच क्रांति। तो इस कंडीशन में हम लोग अब यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन के लिए अब मेन आते हैं, उसको सुनेंगे। इस समय मैक्सिको अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही ये उच्च उन्नत किस्म के बीज बनाया, इसीलिए इनको हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। और ये व्यक्ति का नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग भारत में एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में काफी प्रयास किया, और उस व्यक्ति का नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। और तीसरा हम लोग देखें, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम गॉड। ये विलियम गॉड ने ही हरित क्रांति शब्द दिया। कभी कभी क्वेश्चन ये तीनों पूछे जाते हैं,
तीनों प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगर दे देगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो विलियम गॉड ने दिया। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर नॉर्मन बोरलॉग होगा। हाँ, इसी प्रश्न में लग जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत अगर लगा देगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर एम.एस. स्वामीनाथन होगा। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर एम.एस. स्वामीनाथन होगा। सिर्फ क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग होगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो विलियम गॉड हो गया। और हरित क्रांति किन क्षेत्रों में सफल हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न फसल से। गेहूं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, फिर हम लोग चावल में भी इसका लाभ उठाए, इन क्षेत्रों में ही। ये हरित क्रांति में किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया, तो HYV। व्हाट इज HYV? हाईली यील्ड वेराइटी, उच्च उन्नत किस्म के बीज। ये बीज आए कहां से थे, मैक्सिको से। हरित क्रांति कब हुआ, 1970 के दशक में। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और आप इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टेटमेंट भी सुने हो, जय जवान जय किसान। ये वही जय किसान की बात है जिसके कारण भारत में हरित क्रांति संभव हो पाया। अब आप लोग को हरित क्रांति से तो बहुत ज्यादा लाभ अब तक पढ़े होंगे, लेकिन आपको अभी सिखाएं तो हरित क्रांति ने जितनी समस्याओं को हल नहीं किया, उससे अधिक समस्याओं को जन्म दे दिया। अब हम कहेंगे बताओ हरित क्रांति के हानि क्या क्या है। आपको उल्टा पढ़ना पड़ता है, बीपीएससी वगैरह जो लोग लिखोगे मेंस में, तो हरित क्रांति के हानि ही लिखना होगा। आप लोग, कई लोग हरित क्रांति के केवल लाभ के फेर में रहते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना होगा हरित क्रांति के हानि क्या क्या है। तो हरित क्रांति के पहला सबसे ज्यादा हानि है कि इसमें हमारे देश में ही कुछ राज्य काफी अमीर हो गए और कुछ राज्य काफी गरीब हो गए। यानी राज्यों के बीच भी अमीरी गरीबी बढ़ गया। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के सफल होने से काफी अमीर हो गए, और जिन प्रांत में बाकी प्रांत हैं, वहां कुछ राज्य को बीमारू राज्य बोल रहे हैं, बिहार को, कई राज्य इनसे काफी नीचे हो गए। ये एक खराबी है, सभी लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा नंबर, इन राज्यों में ही जो अमीर किसान थे वो और अमीर हो गए, और जो गरीब किसान थे वो और गरीब हो गए। इससे देखो, अब जब बीपीएससी में जाओगे तो ये शब्द नहीं है, इनके लिए हम लोग राज्य को प्रदेश कहते हैं, और बदल गया तो इसको विषमता कहते हैं। तो हरित क्रांति की पहली हानि दोगे, प्रादेशिक विषमता उत्पन्न होना। उसके व्याख्या में फिर जाओगे कि कुछ प्रदेश किस प्रकार अमीर हुए, कुछ प्रदेश कैसे गरीब हुए, ये खराबी हुआ। अब यहां पंजाब, हरियाणा, ये सभी के जो किसान हैं, ये सभी के किसान सोचो, अधिकांश किसान ट्रैक्टर रखे हैं, अधिकांश किसान इतने अच्छे गाड़ी से चलते हैं कि 2-3 साल में बेच देते हैं, और सेकेंड हैंड गाड़ी अन्य गरीब राज्य खरीद के इनके किसान कहलाते हैं, जिसका नंबर पंजाब से शुरू है, हरियाणा से शुरू है, दिल्ली से शुरू है, ये यूपी से शुरू है। ये अमीर किसानों की स्थिति। वहीं दूसरी ओर कई राज्य ऐसे भी हैं जहां के किसान आज भी साइकिल खरीदते हैं तो अगरबत्ती दिखा के पूजा करते हैं, लड्डू बांटते हैं कि साइकिल खरीदाया। ये है अंतर प्रादेशिक विषमता। सोचो, साइकिल वाला भी अगरबत्ती दिखा रहा है, इसका मतलब इनकी स्थिति कितनी खराब, इनकी स्थिति कितनी अच्छी। यहां भी अमीर किसान खूब अमीर, गरीब किसान खूब गरीब। कारण हरित क्रांति है, पूंजी चाहिए, बड़े बड़े खेत चाहिए। गरीब किसान जब गरीब हुए, इनके प्रदेश में ही जब एक दूसरे में विषमता उत्पन्न होगा
चोरी डकैती ये सभी केस उत्पन्न हो जाएंगे। पंजाब बहुत समय तक अशांत रहा। जब डिटेल में सुनेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी के मरने का कारण भी यही होगा। सब अशांति का जड़ फिर हरित क्रांति ही था। कई अन्य बातों पर भी अगर चर्चा करें तो आपको जान के और आश्चर्य होगा। सभी एस्पेक्ट अगर हम लोग देखें, सामाजिक में भी जहां जहां खूब हरित क्रांति से पैसा है वहां पे समाज की स्थिति बड़ा खराब है। वहां पे आप जीके जीएस देखोगे तो लिंगानुपात जिसको कहते हो सबसे कम होगा। ये लिंगानुपात सबसे कम कहीं है तो वो हरित क्रांति का बेल्ट है। ये लिंगानुपात क्या है आप आगे सुनोगे, अगर जानते हो तो अच्छी बात। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 1000 पुरुष पर कितने महिला हैं इसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। और ईश्वर के तरफ से जो नेचुरल सिस्टम है उसमें 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं लगभग फिक्स्ड है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों का देखोगे है अगर जन्म लेने वाली लड़की है तो भ्रूण हत्या तक अंजाम देते हैं। और आज उनकी लिंगानुपात पूरे देश में सबसे खराब है। अब हरियाणा वगैरह में 1000 पुरुष पर सोच सकते हो, अगर 861 महिलाएं हैं तो सोच सकते हो कि लगभग 140 ऐसे पुरुष हैं जो खूब अमीर हैं, गाड़ी भी रखे हुए हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं हो सकता, महिलाएं नहीं। सोचो कितनी स्तर पे सामाजिक गिरावट है। सबसे ज्यादा वन में कम अगर होगा तो सब यही पंजाब हरियाणा है। सब खेत हटा करके केवल फसल रोपने के पीछे हो जाएंगे, वन की कमी है। ये सब तो कुछ नहीं है, अभी कमी जब शुरू करेंगे तो तुम्हें पूरा आश्चर्य होगा। खेतों में सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने वाला राज्य यही हरित क्रांति बेल्ट है। और ऐसा उनकी मिट्टी परीक्षण के बाद देखा जा रहा है कि धीरे धीरे मिट्टी लवणीय और क्षारीय होते जा रही है। आने वाला 50 वर्ष के बाद पूरे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जो आज पूरे देश को खिला रहा है, उसकी मिट्टी इतनी खराब होगी कि वो खुद नहीं उपजा पाएगा, अपने के लिए भी नहीं खा पाएगा। ये देखो सबसे बड़ी खराबी है। और इसी से हम लोगों ने एक चीज सीखा कि हरित क्रांति हरा नहीं है। हरा मीन्स होता है हमेशा हरा भरा, ये हमेशा हरा भरा नहीं है, बहुत समस्या है। मेंस में एकदम क्वेश्चन आते हैं, हरित क्रांति हमेशा हरा नहीं है कैसे? देखी रहो अभी बहुत सारे पॉइंट्स है। जब मेंस में चलोगे तो केवल हरित क्रांति पर ही 1.5 घंटा तुम्हें सुनना है, उस पे प्रश्नों को लिखना है, एक एक क्रांति डिटेल होगा तब जाकर के होगा। प्रीलिम्स में केवल हमने कर दिया कि कभी कभी निगेटिव वाला क्वेश्चन रहे तो आप पकड़ सकते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जो बच्चे कभी ऐसा नहीं सुने रहते हैं अब उनको दे देता है कि हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, और इसमें पॉइंट देता है तो सोचता है कि लिंगानुपात का हरित क्रांति से क्या संबंध हो, मिट्टी का खराब होना हरित क्रांति से क्या संबंध होगा, अंतरा प्रादेशिक विषमता बढ़ना ये हरित क्रांति से क्या संबंध होगा। लेकिन आपने देखा हर चीज एक दूसरे से लिंक है। और अभी हम लोग देखे प्रीलिम्स के लिए ये 5-6 क्वेश्चन हरित क्रांति से सबसे इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देखें, अब्दुल कलाम जी का भी कहना था कि हम लोग एक ऐसी हरित क्रांति करेंगे इंडिया में जो चीर हरित हो। चीर हरित हो, चीर मने होता है हमेशा, हमेशा हरा भरा हो। और इसी के टर्म में एक शब्द आया जिस शब्द का हमेशा उपयोग होगा कि हम लोग विकास तो करेंगे लेकिन हमेशा हरा भरा वाला विकास करेंगे। और इसके लिए एक शब्द है सतत विकास, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो पहले सिर्फ एक चीज था डेवलपमेंट, फिर एक शब्द आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब है हम ऐसा नहीं करेंगे खेत को जिससे आगे आने वाला पीढ़ी इसमें कुछ नहीं उपजा पाए।
हम ऐसा ही करेंगे कि थोड़ा कम उत्पादन ही सही, लेकिन हमेशा के लिए ये रहे उत्पादन क्षमता बरकरार रहे, जो हरित क्रांति में नहीं था। तो आप अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तमाम टर्म केवल मैंने सुनाया है कि सभी शब्दों को सुने रहोगे, हमेशा इन सभी शब्दों का प्रयोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन में होते रहेगा। अब हरित क्रांति से आपका प्रश्न बन जाएगा। थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं एक और श्वेत क्रांति की ओर, उसके बाद फसल पर थोड़ा डिटेल करेंगे, और तब जो रिसर्च सेंटर है उन रिसर्च सेंटर की बात होगी। तो जल्दी से आप अभी लिखिए, हम अभी देखना चाहते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जल्दी से आंसर लिखिए। हम देखना चाह रहे हैं कितने लोग सही कर पाते हो। वेरी गुड, कुरियन आ रहा है, कुरियन आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात, हमने देख लिया, आप लोग बढ़िया ठीक ठाक ध्यान रखें। सुनिए अब जरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि श्वेत क्रांति भी उसी प्रकार से समझें जैसे आपने हरित क्रांति को सुना है। वर्गीज कुरियन भी सब लोग पूरा नाम भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुना जाए जरा ध्यान से, श्वेत क्रांति है क्या? तो हम लोग के यहाँ देखो, भारत में हम लोग पशुधन के मामले में लगभग सबसे अच्छा चल रहे थे। भैंस वगैरह इंडिया में विश्व में सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भैंस हमारे भारत में। गाय में भी दूसरा तीसरा पोजीशन हम लोग रखते हैं, लेकिन दूध में हम लोग का अमेरिका के साथ कड़ा टक्कर चल रहा था। इंडिया सेकेंड पोजीशन बना रहा था और अमेरिका फर्स्ट बना रहा था। तो हम लोग कहे कि जब भैंस हमारे यहां ज्यादा, पशुधन में हम लोग इतना आगे, तो हम लोग इसमें फर्स्ट क्यों नहीं हो सकते? और इसी के लिए उसी 70 के दशक की बात ये भी है, यानी दोनों हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की जब बात होगी तो आप दोनों के लिए 70 का दशक ध्यान में सेट रखोगे। और इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया, वो अभियान का नाम हम लोग दिए ऑपरेशन फ्लड। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए खूब आता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है और चॉइस ए देता है बाढ़ से। बच्चे क्या करते हैं, फ्लड देखते ही खुश हो जाते हैं कि हाँ हम जानते हैं फ्लड मींस बाढ़ होता है, लेकिन यहाँ बाढ़ दूध से संबंधित है। यहाँ हम लोग को बाढ़ लाना है दूध का, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, इन दोनों का संबंध दूध से है, ये एकदम दिमाग में आपका सेट चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग सुनेंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का खोज हुआ जिसका नाम था पास्चुराइजेशन। ये भी क्वेश्चन आपको आ चुका है, पास्चुराइजेशन है। देखो पास्चुराइजेशन, आप आंसर लिखिए, हम देखें कौन कौन बच्चे क्या सोचते हो। पास्चुराइजेशन क्या है, क्या लिख रहे हो जल्दी से? दूध उत्पादन नहीं, और बढ़िया शब्द बोलिए, पास्चुराइजेशन क्या है? वेरी गुड, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, बहुत बढ़िया। दूध गर्म करके ठंडा, मतलब पास्चुराइजेशन में करते क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग देख लिए, सही सब कुछ समझ रहे हैं। देखो पास्चुराइजेशन अब है क्या, हमारे किसान दूध, गाय भैंस मेहनत से नहीं भागते, लेकिन दिक्कत है कि गांव में अब 50 भैंस खरीद लेंगे तो उतना का दूध कौन लेगा? दूध जल्द नष्ट होने वाला पदार्थ है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे? तो इसके लिए एक विधि का खोज हुआ, दूध को अधिक समय तक संरक्षित कैसे कर सकते हैं, और यही अधिक समय तक संरक्षित करने की क्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, जरा ध्यान से सुनेंगे। दूध को अधिक समय तक संरक्षित या सुरक्षित रखने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं। और पास्चुराइजेशन क्रिया में आपको दिमाग में सेट रखना है, हम लोग एक पाइपलाइन की सहायता से दूध को यहां से गुजारते हैं, यहां से हम लोग दूध यहां पे डालते हैं, और इस पाइप के कुछ हिस्से को बहुत ज्यादा गर्म रखते हैं और कुछ हिस्से को बहुत ज्यादा ठंडा रखते हैं।
जैसे ही दूध इस पाइपलाइन से गुजारे तो अचानक गर्म और अचानक ठंडा होने से इसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, और उनके मरने से ये दूध पहले की तुलना में ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। और इसी के खोज के बाद भारत में हम लोगों ने एक नया चीज का विकास किया जिसका नाम था डेयरी। ये डेयरी उद्योग मुख्य रूप से भारत सरकार शुरू करवाए सहकारी क्षेत्र में। सरकारी नहीं है, सहकारी। सहकारी का मतलब है कोऑपरेटिव, लोग आपस में मिलकर इसको करिए, इसी को सहकारी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत अमूल डेयरी, सुधा डेयरी, मदर डेयरी, आज कई हमारे भारत में बहुत सारे डेयरी चल रहे हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से डेयरी हैं, लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि वे डेयरी सरकारी नहीं है, सहकारी है, कोऑपरेटिव समिति है। जितने लोग दूध पहुंचाते हैं वे लोग उसके सदस्य होंगे, उन लोग सदस्य आपस में अध्यक्ष चुनेंगे, सरकार भी इसमें सहायता देगी, उन लोगों के कोऑपरेशन से ये सिस्टम चलेगा। और इसी में इस पाइपलाइन से गुजारने के बाद इस दूध को प्लास्टिक में हम लोग पैक किए, सील किए और मार्केट भेजना शुरू कर दी। जो दूध पहले एक ही दिन सुबह वाला दूध शाम में खराब हो जाता था, वे अब लंबे समय तक चलने लगे। ये अगर फ्रिज इसमें रख दिए तो एक दिन 2 दिन अब खराब नहीं है और आराम से पाश्चराइजेशन बढ़िया से है, तो हम लोग लंबे समय तक जब प्रिजर्व करने लगे तो उसको बेचना शुरू की। ये चीज हम लोग को देखो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और इन सभी में सबसे बड़ा योगदान हमारे दिए वर्गीज कुरियन। इसीलिए वर्गीज कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं, और हम लोग विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किए, भारत अमेरिका को भी पीछे कर दिए। पहले से भी पीछे था अमेरिका, थोड़ा बहुत का अंतर था, और अंतर का कारण था कि जो व्यक्ति गांव में दूध खुद रख रहे हैं, बेच रहे हैं, सरकार तक उसका आंकड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही पाश्चराइजेशन होने लगा तो वही व्यक्ति डेयरी में दूध देना शुरू कर दिए। डेयरी में अब हुआ, हर डेयरी का कितना दूध आ रहा है, ये सब जब जोड़ घटाव होने लगा तो एक्चुअल कुछ डाटा आया, तो हम लोग पोजीशन अच्छा बना ली। आज होता है कि सबसे गरीब बिहार है, सही में गरीब है नहीं, बिहार का आदमी डाटा ही नहीं देता है। कितने लोग टैक्स भरते हैं गांव में, पूरा में खोजो, किसी का डाटा सरकार के पास जाता ही नहीं। सबको मार्च अप्रैल में सरकार कहती है कि जितना कमाए हो डाटा दो, इतना लाख से कम कमाए हो तो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन लिख के दो। लेकिन सभी आदमी क्या करेंगे, केवल पूछेंगे क्या है जी, किस लिए पूछ रहा है, टैक्स, हम नहीं कमाते हैं, एकदम घाटा है। किसी से पूछ ले, बस वाला से पूछ ले क्या जी, तो कहेगा कि जी एकदम घाटा में चल रहा है। टेम्पू वाला तो जी मालिक क्या कमाई होगा, 3 गो सीट है, अब बाद में मालूम चला कि 12 आदमी को लटका के बैठा लिया। कहां से, किसी का इनकम ही नहीं पता है। और इसीलिए हो गया कि भाई आंकड़ा में है नहीं तो सबसे गरीब है। जिस दिन यही सब का निकल जाएगा तो होगा कि वो बीमार नहीं, बड़ा स्वस्थ है, मटियाने वाला राज था, ये बीमार नहीं है। लेकिन अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो तो इकोनॉमिक्स पहलू में देखेंगे। अभी श्वेत क्रांति से जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते। ऑपरेशन फ्लड का संबंध तो दूध से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। फिर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट सुने, 70 के दशक में हुआ, इसके जनक कौन, तो वर्गीज कुरियन। दूध को संरक्षित रखने के लिए तो हम लोग देखे ऑपरेशन फ्लड, इसमें हम लोग देखे पाश्चराइजेशन की क्रिया। ये सभी चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। डेयरी सहकारी क्षेत्र में होते हैं, ये आप लोग अभी सीख गए। अमूल डेयरी अभी बहुत अच्छा छाया हुआ है, वो गुजरात से संबंधित है, कभी कभी वहां तक क्वेश्चन चला जाता है। अब यहाँ पे 1-2 बात हम लोग सुनेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखें, अब हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद बाकी अन्य क्रांति में सीधा सीधा किससे संबंधित है। किसी किसी में हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में आपको आ गया था कि उनके जनक कौन है, वो आपको लाइनअप करवा लिए थे। आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कुछ प्रमुख फसल के बारे में, और इन फसलों के नेचर को आप देखिए।
आपसे क्वेश्चन अभी जो चलेगा, अब हम चाहते हैं आप लोग एकदम ध्यान दीजिए हमारे साथ, ताकि इधर बेस खूब बढ़िया बन पाए। देखो अब जरा बढ़िया से सुनो। फसल में आप सभी को याद है, सबसे पहले हम लोग अभी चलते हैं धान, जिसके द्वारा चावल की प्राप्ति होती है। जो बेसिक बात आपसे पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग भूगोल में भौगोलिक दशाओं के नाम से जानते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन देगा कि चावल के लिए या धान के लिए भौगोलिक दशा निम्नलिखित में कौन नहीं है, या भौगोलिक दशा निम्नलिखित में कौन है। भौगोलिक का मतलब है भूगोल के अनुसार से इसके लिए क्या क्या चाहिए, उन कंडीशन को हम लोग दशा कहते हैं। अब इसमें दो तीन बात आपको ध्यान रखना है। भौगोलिक दशा में किसी भी फसल के लिए आपको तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, और कहीं कहीं एक दो पहलू और होते हैं कि श्रम चाहिए या मशीन चाहिए। तो उनपे हम आपसे बात कर लेंगे। पहले एकदम जीरो लेवल की बात करें। कितने बच्चे हमें लिख सकते हो धान के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? जल्दी लिखो, अभी हम देखेंगे। खुद से लिखिए, चैट करोगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि आपकी स्थिति कितनी अच्छी चल रही है और कितना अच्छा और आपको करना है। जल्दी से आंसर लिखिए। धान के लिए वेरी गुड 25 डिग्री, 25 से 30 डिग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यही चीज हम चाहते हैं कि आप सभी लोग एकदम आंसर फटाफट करते जाइए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। धान कब रोपते हैं, ये चीज के दिमाग में केवल बैठा लीजिए तो सबका आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड। धान के लिए उच्च तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वाला। और उच्च तापमान का मतलब है धान हो सकता है, यहां से क्वेश्चन आपको आएगा कि धान एक फसल है। इसमें चॉइस ए रहेगा शीत कटिबंधीय फसल, बी रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, सी रहेगा उष्ण कटिबंधीय फसल, डी इनमें से कोई नहीं। देखो हम क्वेश्चन जैसे पढ़ा रहे हैं वहां कैसे आपका ग्रेजुएशन लेवल पे टर्निंग हो, टर्निंग को समझो। हम ऐसे पढ़ा के भेजे कि धान के लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सी चाहिए, मतलब उच्च तापमान की आवश्यकता है। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है कि धान या चावल एक फसल है, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। वेरी गुड, देखिए कई लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हैंड्स रेज कोई के करने की जरूरत नहीं है, 5 लोग हैंड्स रेज कर रहे हैं। जो बात है लिखिए, लिखिएगा, वहां से हम लोग यहाँ देख पाते हैं। हैंड्स रेज से अनावश्यक डिस्टर्बेंस में जाता है। जो लोग हैंड्स रेज किए हैं हैंड्स वापस दे दीजिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात अभी देखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा आंसर आपका, वाह, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सी में सबसे ज्यादा लोग हैं, और सबसे अच्छी बात है सबका सही हो रहा है। देखो आपको बताए हैं, फिर से सुन लो। अगर कड़ाके के ठंड में कोई फसल हो रही है तो उसको शीत कटिबंधीय फसल कहेंगे। जिसमें ठंडा और गर्म दोनों चाहिए उसको शीतोष्ण कटिबंधीय फसल कहेंगे। कई बच्चे सोच रहा होगा कि सर ठंडा और गर्म दोनों कैसे होगा। तो कई ऐसे फसल हैं जिसको रोपते हुए कम टेम्परेचर चाहिए और फसल पकने समय ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी रोपते समय कम और काटते समय ज्यादा, तो इसको शीतोष्ण कटिबंधीय कहेंगे। और फिर इसके बाद जिसको हमेशा गर्म चाहिए रोपने से लेके काटने तक, वो उष्ण कटिबंधीय फसल कहलाएगा। और इसीलिए हमने देखा मैक्सिमम बच्चे सही किए, धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अब एकदम सही चल रहा है। और इसीलिए चावल का प्रारंभ ही विश्व में चीन, भारत, इंडोनेशिया इन क्षेत्रों में ही शुरू हुआ है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र चावल का मूल स्थान है और यहीं से विश्व के अन्य जगहों पर गया है। चलिए दूसरी बात करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हो। बोलो वर्षा।
चावल के लिए वर्षा चाहिए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा आ रहा है आंसर। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, हम तो सोच रहे थे कई लोग यहाँ पे सीखेगा, लेकिन कई लोग बहुत बढ़िया याद करके रखा है और बहुत अच्छा सही बना रहा है। आंसर सभी लोग कीजिए, सबका आंसर आने से यहाँ पे एक बार एकदम फुल फुल रिवीजन आपका हो जाएगा। तो देखिए, चावल के लिए वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। फिर से सुनेंगे, चावल ज्यादा वर्षा खोजता है और इसके लिए वर्षा 100 से 200 सीएम है, यानी उच्च वर्षा की जरूरत होती है चावल को। और अगर इसमें सबसे खूबसूरती क्या है, वर्षा ज्यादा और जड़ है में डूब किसी का तो आपका इसका जो जड़ है डूबा रहेगा। तो ध्यान रखना है कि धान का जो जड़ है वो जल में डूबा रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज देखें, मिट्टी। जल्दी से आप आंसर करो, मिट्टी कैसा होना चाहिए। आप अलग अलग टाइप के मिट्टी पढ़े हैं, उल्टा चल रहा है, अलग अलग टाइप के मिट्टी पढ़े हैं, मिट्टी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में राइज हैंड क्यों कर देता है जी? राइज हैंड नहीं करो, सिर्फ लिखो कि हाँ ये चीज चाहिए। बहुत बढ़िया। मिट्टी हम देख पा रहे हैं सभी लोग का सही चल रहा है। खादर बांगर नहीं लिखना है, मुख्य रूप से मिट्टी में बांगर खादर भी देख रहे हैं कई लोग का। धान में जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, समतल भूमि की आवश्यकता होती है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। इसीलिए समतल भूमि किस लिए? अगर भूमि समतल नहीं होगा तो दिक्कत क्या होगी? भूमि ऊंचा नीचा, तो नीचा वाला तो ठीक है, जड़ जल में डूब जाएगा, ऊंचा वाला का जड़ जल में नहीं डूबेगा, खराबी हो जाएगी। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, मिट्टी जलोढ़ और समतल भूमि होना चाहिए। तो धान के आवश्यक भौगोलिक दशा आपने देख लिया। ठीक इसी प्रकार से अभी सभी फसलों का चलेगा। अब तेजी में बोलो, गेहूं का जल्दी जल्दी बताओ टेम्परेचर। इसमें दो चीज है, एक बोते समय और एक काटते समय। जल्दी जल्दी लिखिए। गेहूं का दोनों पूछा जाता है, बोते समय काटते समय। बोते समय टेम्परेचर देखो 50 से 100 लिखा है, टेम्परेचर 100 डिग्री कर दोगे तो पार ही लग जाओगे। टेम्परेचर चाहिए, तापमान। बहुत ज्यादा कर रहा है जी। गेहूं कब रोपा जाता है उसको देखो, गेहूं रोपते कब है उस समय का टेम्परेचर देखो, काटते कब है उस समय का टेम्परेचर देखो। वेरी गुड, कई लोग का सही भी आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 10 से 15 डिग्री और 15 से 20 डिग्री, इसको हम लोग फिर से सुनेंगे। गेहूं को जिस समय बोया जाता है उस समय इसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सी होना चाहिए, और गेहूं को जिस समय काटते हैं उस समय इसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सी होना चाहिए। और गेहूं में दोनों नेचर है, तो जल्दी से आंसर करो, ये शीत कटिबंध का पौधा है या शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है या उष्ण कटिबंध का पौधा? जल्दी से आंसर करिए। एबीसी में हम समझते हैं सभी बच्चे का सही होगा और सही हो भी रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। मैक्सिमम बच्चे का हमने देखा बी आंसर है।
मैक्सिमम का सभी बच्चे का बी आंसर है। और वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। ये ठंडा गर्म जब दोनों हुआ तो गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और सही आंसर शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। जल्दी से बता दीजिए गेहूं के लिए वर्षा कैसा होना चाहिए, जल्दी आंसर करिए। वर्षा कितना, चलो चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई लोग का बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। गेहूं के लिए केवल 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए, लेकिन 50 से 100 एक वर्षा का कुछ मात्रा है। यानी गेहूं के फसल को पटवन चाहिए, पटवन नहीं देंगे तो गेहूं का फसल नहीं होगा। 50 से 100 सीएम इसको वर्षा चाहिए। जल्दी से मिट्टी, ये किसी भी मिट्टी में हो जाएगा। जलोढ़ भी इसके लिए उपजाऊ मिट्टी है। श्रम, गेहूं के लिए श्रम ज्यादा जरूरत नहीं है, मशीन ज्यादा जरूरत है। धान के लिए श्रम ज्यादा जरूरत, देखो दोनों में अंतर है। श्रम मीन्स लेबर है, धान में बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, रोपने से काटने तक हर प्रोसेस में उसमें लेबर है। लेकिन गेहूं में मशीन ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसका थ्रेशरिंग होता है, गेहूं को पीटने से आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए गेहूं में बहुत सस्ते श्रमिक की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, जबकि धान में भौगोलिक दशा में सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होगी। जल्दी जल्दी हम लोग दो चार चीज और कर लें। चलिए, कपास के बारे में आप लोग जो जानते हैं उन चीजों को कहें। कपास से आप सभी लोग जानते हो, जो जो क्वेश्चन पूछता है हम पहले एक राउंड कर लें। सूती वस्त्र का निर्माण होता है। कपास भारत का मूल फसल है और कपास हड़प्पा काल से ही भारत में उत्पादित हो रहा है। अगला नंबर कपास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए है जिसको सीखना है। और अगला, भारत में छोटे रेशे वाले कपास होते हैं, ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान दे दें, कपास के लिए 210 दिन पाला रहित तो होना चाहिए, पाला रहित तो होना चाहिए। अगला नंबर इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुने, कपास में जो है काली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, और इसीलिए कभी कभी काली मिट्टी नहीं देके लावा मिट्टी भी दे देता है। तो आपको समझाए थे कि काली मिट्टी, लावा मिट्टी जो है वही काली मिट्टी में बदला है। इसके लिए भी वर्षा जो है और टेम्परेचर, ताप, इसमें भी उच्च ताप चाहिए 20 से 30 डिग्री सी। इसके लिए भी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और वर्षा कम चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। सुन लें, आप एक बार बंधन राउंड में बांध रहे हैं, सुनेंगे सभी फसल का ये सब चीज जब तक डिटेल नहीं हो तो कई बार हल्का क्वेश्चन पे मिस कर जाओ, क्योंकि कृषि जैसे एकदम आसान लेसन अगर आपसे छूटता है, दुखद बात। क्योंकि ये सभी चैप्टर आपको एकदम, अगर पूछ दे गलती से, अवश्य बनना चाहिए। बन सकता है नहीं, अवश्य बनना चाहिए, इसमें कहीं गलती नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको डिटेल में ही सब चीज आपसे बातें कर ले। जितनी भी भौगोलिक दशा है या जो प्रश्न है सब चर्चा कर रहे हैं। सुनो अब जरा ध्यान से। कपास हम लोग देखे, इससे सूती वस्त्र तैयार होता है। दूसरी बात हम लोग देखें, ये भारत का मूल फसल है। मूल मीन्स यहां से शुरू होने वाला फसल। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताए कि हड़प्पा सभ्यता में भी मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। इससे मालूम चलता है कि वहां कपास की खेती होती थी। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता से ही भारत में कपास की खेती हो रही है। इसीलिए इनका नाम सिंधु के किनारे होने से भारत को उन लोग यूनानवासी सिंडेन कहते थे। अगला नंबर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज चले, देखो जनरली एक ही चीज होता है, कोई व्यक्ति अगर निर्यात करेगा तो आयात नहीं करेगा, आयात करेगा तो निर्यात नहीं करेगा। दोनों कैसे करेगा? बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है, ये कौन बात होगी? और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कपास के साथ लागू है। भारत कपास का
आयात निर्यात दोनों करता है। अब सोच के तुम ही बताओ दोनों क्यों कर सकता है भाई? तो कारण है, भारत में हर व्यक्ति को सूती वस्त्र चाहिए। वो भी अब गांधी जी वाला जमाना नहीं कि एक से काम चल जाएगा, पूरा रैक भरना चाहिए। अब सोचो महिलाओं लोग का तो और सूती वस्त्र डिमांड ज्यादा है। अब घर में वो कहेंगे कि क्या करें, हम अच्छा कपड़ा नहीं, क्या पहने, कपड़ा नहीं है, खरीद के ले आओ। फिर कभी कभी जब अपना गोदरेज खोलेंगे तो कहेंगे कहां रखें, जगह नहीं। ये भी स्थिति पहुंच जाता है, कहां रखें जगह नहीं है और कहा पहने कपड़ा नहीं है। इतना कपड़ा सोचिए पहुंचा दी। तो आप समझ गए होंगे सेकंड स्टेप में ये कारण है कि इतने कपड़ा का डिमांड है हम लोग क्या, जो छोटे रेशे वाले कपास से नहीं हो सकते। और भारत में छोटे रेशे के कपास का उत्पादन मेन होता है। और इसीलिए गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान को एक साथ लिस्टेड करेंगे। आप विश्व में भी इसके पोजीशन को आपको पढ़ना है, एक साथ लिस्टेड होगा। उसी से अंतिम क्लास होगा कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग एक साथ लिस्टेड करेंगे। वो लिस्ट में आप लोग का पूरा सेक्शन कृषि कंप्लीट हो जाएगा। कल नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कल तुम्हारा है। और भारत में छोटे रेशे के कपास हम लोग क्या करते हैं, सब बेच देते हैं, निर्यात करते हैं। और दूसरे देश से लंबे रेशे वाले कपास का आयात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि भारत में कपास होते हैं छोटे रेशे वाले, लंबे रेशे वाले, दोनों। तो आंसर होगा छोटे रेशे वाले। कपास के लिए सबसे प्रमुख भौगोलिक दशा क्या है? 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। 365 दिन में 210 दिन खुला धूप चाहिए। पाला एकदम नहीं लगना चाहिए। पाला कहते हैं ठंड ज्यादा, कुहासा गिरने को, वहां पे स्थिति को पाला कहते हैं। यानी सूर्य का ढक जाना, कुहासा ज्यादा रहना, ये सभी कपास के लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसीलिए वो भी वर्ष में 210 दिन खुला आसमान इसको चाहिए, तीखी धूप चाहिए और एक पाला रहित मौसम चाहिए। इसीलिए कपास में टेम्परेचर हाई है, 20 से 30 डिग्री सी एवरेज टेम्परेचर इसको चाहिए। कपास के लिए मिट्टी काली मिट्टी या इसी को लावा मिट्टी कहते हैं, इसको होना आवश्यक है। और कपास का वर्षा भी 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। एक कपास फसल भी आपका कंप्लीट होगी। अब कपास के बाद एक छोटा सा फसल हम लोग कर ले, फिर उसको हम लोग कहते हैं जूट। ध्यान दीजिए, छोटा सा एक और फसल हम लोग करेंगे, जूट, मक्का, गन्ना, थोड़ा सा सभी फसल को कर लें तो क्लियर हो जाए। जूट का मतलब हम लोग देखें, इसी को हम लोग जो जो प्रश्न बनता है मैं सभी कर रहा हूं, इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। एक बार का क्वेश्चन ये भी आया है, सुनहरा रेशा कहलाता है तो जूट होगा, उजला रेशा कहलाता है तो कपास होगा। ये चीज आपको दिमाग में सेट रखना है, सुनहरा रेशा तो जूट होगा। अब इसमें हम लोग देखिए, जूट के लिए भी आपको उच्च टेम्परेचर चाहिए और ये भी लगभग 20 से 30 डिग्री 35 डिग्री सी तक हाई टेम्परेचर चाहिए। जूट के लिए जल की उपलब्धता चाहिए। ये जल जब तक उपलब्ध नहीं होगा तब तक जूट उत्पादन नहीं किया जाएगा। जूट के लिए जो वर्षा है, इस वर्षा में 150 सीएम से ज्यादा वर्षा होना चाहिए। जूट के लिए भी उसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। ये जलोढ़ मिट्टी में ही जूट मुख्य रूप से होता है। और ज्यादातर जूट हमारे भारत में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होगा। अभी बात को सुनिए, आप ठीक से सुने। आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग सुनते हैं जूट एक प्राकृतिक रेशेदार फसल है और कोई भी प्राकृतिक रेशेदार होगा तो उसकी खूबसूरती होगी कि वो मिट्टी में, पानी में जल्दी सड़ गल जाएगा। अगर हम कृत्रिम रेशेदार करते हैं, नायलॉन का प्रयोग, प्लास्टिक का प्रयोग, तो ये सभी कभी भी नष्ट जल्दी नहीं होता है। और इसीलिए जूट विश्व में भारत, बांग्लादेश और कुछ चुनिंदे देश में ही होता है। जूट उद्योग में मेन चीज क्या था,
मेन पश्चिम बंगाल और बगल में बांग्लादेश, ये दोनों पहले आजादी से पहले भारत के ही हिस्सा थे। और दिक्कत क्या हुई जो सब लोग समझोगे, जब हमारा भारत का विभाजन हुआ तो जूट के जो भी मशीनरी थे वो बांग्लादेश में थे और उत्पादक क्षेत्र भारत में थे। तो जिस समय बटा तो हम लोग के मशीनरी सब बांग्लादेश चले गए और जो उत्पादन क्षेत्र थे वो भारत रह गए, और इससे जूट उद्योग को गहरा धक्का लगा। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के विभाजित होने से किस उद्योग को गहरा धक्का पहुंचा। देखो हर बात में प्रश्न है, और जिन बातों को आप समझ रहे हो यही चीज आपका क्वेश्चन बनेगा। तो भारत के विभाजन के बाद हमारा बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट बंगाल में मशीनरी और उत्पादक क्षेत्र अलग हो गए, और इसीलिए जूट उद्योग को गहरा धक्का लगा। कई बच्चे जूट ही नहीं समझते। अरे जूट मतलब समझते हो? जूट का मतलब इसी को पटुआ भी कहते हैं। पटुआ, पटुआ भी नहीं समझते तो तुम देखे होगे चुन्ना पोतने वाला, चुन्ना पोतने वाला जो तुम देखे हो वही जूट है। कई लोग को देखा होगा उसी से दाढ़ी नकली ये सब जो लगाए हुए वही जूट है, और वो सोना जैसा चमकता हुआ, उसीलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जूट को ही सुनहरा रेशा कहेंगे, रेशेदार है। दूसरा प्राकृतिक रूप से है, इसके लिए उच्च टेम्परेचर चाहिए 20 से 35। जूट वही होगा जहां जल की उपलब्धता है, क्योंकि जूट को उत्पादन करने के बाद इसको पानी में सड़ाना पड़ता है, और पानी में सड़ाने के बाद इसको पत्थर पर जब पीटोगे तब इसके रेशे बाहर होते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है वह पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर क्षेत्र, कभी कभी प्रॉपर एरिया भी दे देता है बंगाल का चॉइस में, इसीलिए आपको एरिया भी प्रॉपर याद करना पड़ेगा। एरिया पूछने का उद्देश्य यही होता है कि सीबीएसई बुक में एरिया पर्टिकुलर इसका चर्चा है, और मानता है कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें अगर किसी क्षेत्र की चर्चा है तो पर्टिकुलर परीक्षा में आ सकते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जूट में बंगाल के मेदिनीपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इसके लिए धान से भी ज्यादा वर्षा चाहिए। ऐसे धान जनरली 100 से 200 सीएम है, इसमें भी 150 सीएम से ज्यादा वर्षा होना चाहिए जूट के फसल को, और इसके लिए भी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती। तो हम समझते हैं कि जूट से भी जो प्रश्न आपके रहेंगे वो आपका क्लियर हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको फसल करेंगे चाय, चाय के बाद तब हम चलेंगे कहवा। जल्दी जल्दी बताओ, चाय आप जानते हो इसके पत्ती का प्रयोग होता है। जब हम चलेंगे कहवा या कॉफी, कहवा को ही कॉफी कहते हैं, तो आप जानते हो इसमें बीज का प्रयोग होता है। अच्छा जल्दी से लिख के बता दो हमको, लौंग में किसका प्रयोग होता है? जल्दी लिख के बताओ, जल्दी से लौंग में किसका प्रयोग होता है? कई बच्चे फूल लिख रहे हैं, जल्दी सोच के लिखो। फूल फूल फूल, वेरी गुड। लौंग के कली का मुख्य रूप से फूल कली का प्रयोग होता है। चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी हम चाय पे आपको थोड़ा चर्चा कर ले, सुनिए जरा ध्यान से। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सुनिए अब जरा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान आपका लेंगे। चाय भी सबसे इंपॉर्टेंट है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कभी कभी ये बात पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय शब्द जहां लग गया इसका मतलब गर्मी क्षेत्र में होने वाला पौधा है। और चाय के लिए भी टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सी होना चाहिए। अब एक चीज जान के आपको आश्चर्य होगा कि चाय के लिए वर्षा धान से भी ज्यादा 200 सीएम से ज्यादा वर्षा चाहिए, परंतु शर्त क्या है? जड़ के पास जल जमा नहीं होना चाहिए। देख लो जी कितना उल्टा पुल्टा बात है, कितना उल्टा पुल्टा बात है वो सुन लो। इसको धान से ज्यादा पानी चाहिए, धान को 100 से 200 सीएम चाहिए, और चाय को चाहिए 200 सीएम से ज्यादा, लेकिन जड़ के पास जमना नहीं चाहिए, नहीं तो सूख जाएगा।
पैसा आते जाते रहना चाहिए, बैंक वाला कैशियर वाला हाल है, घर में नहीं जाना चाहिए, केवल गिन गिन के देते रहिए, वही हाल बेचारे चाय का। तो कैशियर लोग को कितना हालत खराब होता होगा बैंक में, उतना उतना नोट गिनता है, घर में बेचारा कुछ ले नहीं जा सकता, पेमेंट जो मिल रहा है उसी से काम चलाना। किसी दिन 20 लाख गिना, किसी दिन 25 लाख गिना, किसी किसी का 5 लाख नोट गिना, तो उसका चेहरा देख रहा है, और ले नहीं जाना, केवल गिन के रख लो, वही चाय है। वर्षा खूब चाहिए, जड़ के पास जमा नहीं होना चाहिए, बड़ा उल्टा बात है भाई। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, चाय में मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि इसमें मिट्टी ढालू होना चाहिए, कारण समझ रहे हो, जड़ के पास जल जमा नहीं होना चाहिए। तो समतल भूमि में अगर पानी 200 सीएम से ज्यादा होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और बहुत बढ़िया देखिए, प्रकाश जी भी लिखे हैं, ढालू के साथ साथ अम्लीय होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अम्लीय जो शब्द देख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाय के लिए अम्लीय मृदा का होना आवश्यक है। कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सब लोग का सही हो जाए। क्वेश्चन है, चाय में मिट्टी चाहिए चूना युक्त, चूना युक्त मिट्टी, चूना रहित मिट्टी, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चाय में मिट्टी चाहिए चूना युक्त ए और चूना रहित बी, ए और बी में जल्दी से लिखिए, देखें कितने बच्चे सही करते हो। अरे दोनों तरह का आंसर आ रहा है जी, ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो गड़बड़ बात है, गड़बड़ बात है। एक तरह का आंसर दो, चाय में मिट्टी चाहिए चूना युक्त चूना रहित, जल्दी जल्दी आंसर। ए में ही ज्यादा लोग हैं, ए में ज्यादा, सब लोग आंसर लिखिएगा, बैठ करके कथा मत सुनो, लाइव क्लास में हो का मतलब एकदम निरंतर आपका आंसर उधर से आए इधर से समझो, एकदम पूरे कनेक्टिविटी दोनों में होना चाहिए। चलिए हम देख लिए, दोनों लोग का 50-50 है, जितना लोग ए लिखा उतना ही लोग बी लिखा, कई लोग लगता है लॉटरी भी मारा है। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान से सुन लें, चूना और अम्ल में एक संबंध है, यदि कहीं भी मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना का प्रयोग करेंगे तो अम्लीय खत्म हो जाएगा, उदासीन और क्षारीय की ओर बदल जाएगा। इसीलिए मिट्टी में चूना रहित होना चाहिए, रहित माने न हो, इसीलिए युक्त बनाए हो ए, तो लड्डू नंबर आ गया। इसीलिए सही आंसर आपका होगा चूना रहित, और सही आंसर चूना रहित हो गया। अब जल्दी से एक बात और पूछ ले, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही कर लोगे। चाय में मिट्टी चाहिए, चॉइस ए है जलोढ़ मिट्टी, चॉइस ए जलोढ़ मिट्टी, चॉइस बी काली मिट्टी, काली मिट्टी, चॉइस सी लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, चॉइस डी एक है लेटेराइट मिट्टी। जल्दी आंसर करो। चाय के लिए मिट्टी चाहिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। वेरी गुड, वाह बहादुर, बहुत अच्छा। पिछला क्लास जो लोग बढ़िया से सुने हुए उन लोग का तो एकदम बढ़िया होते चला जाए। अपने आप दिमाग लगाओ, चूंकि मैं जितना बता रहा हूं वही क्वेश्चन नहीं है, इतना के बाद जो तुम्हारे दिमागों में परिवर्तन हो रहा है उसी का नाम एग्जामिनेशन है। वहां नए क्वेश्चन देखने के बाद भी तुम एकदम अनुकूल रहो, सोचो, फिर बहुत अच्छा करोगे। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं देख पाया बहुत अच्छा सही सब लोग नहीं किया जैसा उम्मीद था। फिर से सुन लो, चाय में उच्च तापमान चाहिए और उच्च वर्षा चाहिए, 200 सीएम से ज्यादा वर्षा। और आपको हम सुनाए हैं उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा के निक्षालन के फलस्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और इसीलिए चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। तो आपको ए आंसर लेटेराइट मिट्टी हो गया। चाय के बाद अब बारी है, चाय आप लोग का क्लियर है, बाकी उत्पादन में प्रथम द्वितीय ये सभी तो हम लोग एक साथ देख ही लेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं कहवा, इसी को कहते हैं कॉफी। सुनते जाइए ठीक से, हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आपका सही होते जाए। पहला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दें, कहवा या कॉफी जो आप देख रहे हो इसमें हम लोग बीज का प्रयोग करते हैं।
कॉफी के बीज को हम लोग भूंज देते हैं, भूनने के बाद उसको पीस देते हैं, कहवा तैयार हो गया। तुम्हें जानकर और आश्चर्य होगा कि कहवा के जो सबसे अच्छे किस्म है उसका नाम है अरेबिका। दूसरा नंबर एक किस्म है, उसको कहते हैं रोबेस्टा। आपको परीक्षा में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा अरेबिका और रोबेस्टा किसका किस्म है, तो आप कहोगे कहवा का। भारत में अरेबिका जो सबसे वर्ल्ड लेवल के किस्म है, इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में, और इसीलिए हम लोग कहवा का निर्यात भी करते हैं। तुम जानते हो सबसे महंगा कहवा कब होगा, कॉफी सबसे महंगा कब होगा? जब अरेबिका के ही बगान में इस कहवा को जब हो जाए तो हाथी को खिला दीजिए, और हाथी के लिद गोबर के साथ उसके बीज बाहर आ जाएंगे, बाकी फसल वो पचा जाएगा। और इसी बीज को धोने के बाद जब एकदम रेशेदार सबसे बढ़िया है, इसको मशीनरी में भेजे तो ये वर्ल्ड लेवल का सबसे महंगा कॉफी। अब सोच लो, एक कप पियोगे तो इसका दाम सोचो 5 स्टार होटल में चल रहा। अब सोच सकते हो कि कितना उल्टा पुल्टा इसका है। कारण है वो संश्लेषित रेशा उसके पाचन तंत्र में हो जाता है, जानवर बीज नहीं पचाते, और इसीलिए ये संश्लेषित रेशा ये सबसे बेस्ट कहवा माना गया। तो अरेबिका रोबेस्टा ये भी चीज क्लियर हो गया, बीज की बात आप समझ गए। अब जल्दी जल्दी हम लोग देखें, कहवा के लिए भी टेम्परेचर हाई ही चाहिए, लगभग 20 से 30 डिग्री सी। इसके लिए भी उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, 20 से 30 डिग्री सी। वर्षा इसके लिए भी लगभग 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसके लिए मिट्टी कैसा है, तो लाल और पीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेटेराइट मिट्टी में भी अच्छा हो सकता है। लेटेराइट कर्नाटक के क्षेत्र में हम लोग देखे थे, केरल कर्नाटका वाला बेल्ट आपको दिखाए थे, लेटेराइट था, लाल मिट्टी भी वहां उपस्थित है। तो लाल और लेटेराइट मिट्टी जो देख रहे हो, वहां कहवा का उत्पादन बढ़िया होता है। अगला 2 फसल और आपको कर ले, गन्ना और एक और हम देख लेते हैं, गन्ना के बाद मक्का कर लेते हैं। ये दोनों फसल में थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो इधर का स्टेप आपका क्लियर। चलिए जल्दी जल्दी दोनों एक साथ कर ले। गन्ना के बारे में हम लोग देखें, गन्ना भारत का मूल फसल है, बाकी मक्का मूल फसल नहीं है। भारत में दक्षिण अमेरिका से इसे लाया गया है। ब्राजील मुख्य रूप से मक्का का मूल फसल है, कहीं कहीं मैक्सिको भी लिखा जाता है। तो मक्का भारत में पहले से नहीं था, मक्का मीन्स मकई, तो ये भारत में पहले से नहीं है। हम लोग के यहाँ ये पुर्तगाल के लोग जो है मक्का आलू ये सभी भारत में लाए। बाकी यहां पे हम लोग देखें, गन्ना भारत का मूल फसल है। अंग्रेज जब पहली बार इंडिया आए तो वो गन्ना देख के परेशान थे, गन्ना देख के परेशान है कि इंडिया में कैसा फसल है कि सोचो ये डंडा ही मीठा है, और उन्होंने नाम दिया कि तो केन है, किस चीज का, तो चीनी का। गन्ना का अंग्रेजी रखा अंग्रेजों ने सुगर केन, सुगर चीनी का केन है ढोने वाला। अब सोचो इस सुगर केन इसका नाम। एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ ने कहा कि भगवान से भी कुछ गलतियां हो गई। क्या गलती भगवान से हुई भाई? तो भगवान की पहली गलती है कि सोना में सुगंध नहीं दी। इतना सुंदर सोना बनाए, अगर उसमें सेंट थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक दे देते तो लोग नाक कान में 5-6 छेद करवाते कि एकदम सेंट अंदर अंदर हल्का मीठा मीठा मिलते रहे। ये तो भगवान की गलती है भाई। लड़के लोग भी सब नाक कान छेदवा लेता कि कुछ कुछ सेंट मिलते रहेगा, सुंदर देखने में भी और सेंटेड भी। तो ईश्वर सोना में सुगंध ही नहीं दी। दूसरी उनकी सबसे बड़ी खराबी क्या रही ईश्वर का? तो दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा खराबी दिया वो यही है, गन्ना में फल नहीं दिए। अब लो इतना मीठा मीठा है, लेकिन डंडा ही पकड़ पकड़ के खींचिए, जिसका दांत कमजोर है बेचारा कुछ नहीं कर सकता। फल जैसा रहता तो कितना मजा आता। तो सोचो ईश्वर की गलती में गिनती है कि गन्ना में फल नहीं दी, ये भगवान की गलती में सोचिए इसका गिनती हो रहा है।
तीसरा इनकी बहुत बड़ी गलती है, चंदन में फूल नहीं दिए। ये सब भगवान की गलती माना गया। इतना सुगंधित चीज है चंदन, लो भाई लकड़ी पकड़ के सूंघो, फूल नहीं है। ये कौन बड़ा बात हो गया भाई? चंदन जब इतना सुगंधित ही आप बनाए, फूल देते तो कितना अच्छा होता। तो खैर ये कई गलतियां ईश्वर की है जो चर्चा एक हिंदी में साहित्यकार ने किया। हम अभी इस बात से चाहते हैं कि आप एक मेन चीज सोचो, गन्ना गौरव करो, भारत का मूल फसल है, यहां से विश्व के दूसरे जगह गया है। अंग्रेज जब कब्जा किए तो हमारे भारत से कई जगह यहां से लोग भेजे गए, सुरीनाम में, कहीं मॉरिशस में, इन सभी जगह पे गिरमिटिया मजदूर गए थे गन्ना रोपने, और तब विश्व के दूसरे कोनों में एक गन्ना पहुंचा है, इंडिया से पहुंचा है। तो हम लोग के यहाँ का ये मूल फसल है, ये मक्का मूल फसल नहीं हो गया। जल्दी से बता दीजिए गन्ना में टेम्परेचर। तो गन्ना भी हम लोग देखे थे, पिछला क्लास याद करो, खरीफ फसल है, हाई टेम्परेचर चाहिए, एवरेज लगभग 25 डिग्री सी इसमें टेम्परेचर आपका होना चाहिए। ये मक्का में भी आपका 20 से 25 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए। दोनों ही खरीफ है, और खरीफ है तो टेम्परेचर इसको हाई चाहिए भाई, पानी तो चाहिए, नहीं तो गन्ना में मिठास कहां से आएगा। इसीलिए अगर हम वर्षा की बात करें तो गन्ना में भी जो वर्षा है ये लगभग 70 से 150 सेंटीमीटर, 125 ऐसे ज्यादा बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, 70 से लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा गन्ना में चाहिए। धान में चाहिए 100 से 200, यानी धान जैसा नहीं लेकिन वर्षा चाहिए। उसी प्रकार से मक्का में अगर आओगे तो यहां गेहूं जैसा 50 से 100 सीएम वर्षा चाहिए। मक्का को ज्यादा बार पटवन नहीं करना, लेकिन इसको भी पटाना पड़ेगा। अब ये चीज हम लोग देखे, मिट्टी में भी आपको, दोनों में आपको पूरे जलोढ़ मिट्टी अगर हो तो अच्छा है, और इसमें भी पोटास, इसमें चूना, ये सभी मिला रहे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अम्लीय मिट्टी नहीं होना चाहिए, पोटास चूना युक्त मिट्टी एक गन्ना के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी है। मक्का में भी सेम कंडीशन यहां पे चलता है। तो ये आपको हमने किया फसलों को क्या क्या चाहिए, आज एक कंप्लीट हो गया। अब आपका एक क्लास और है, अगले दिन हम लोग टोटल रिसर्च सेंटर देखेंगे। धान का रिसर्च सेंटर कहाँ है, हम लोग मक्का का रिसर्च सेंटर कहाँ है, गन्ना का रिसर्च सेंटर कहाँ है, पूरे रिसर्च सेंटर देखेंगे। और रिसर्च सेंटर के बाद वर्ल्ड या इंडिया में उत्पादन में प्रथम या द्वितीय कौन है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास आपका अभी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। गन्ना रबी है कि खरीफ, बच्चे पूछ रहे हैं। आपको पिछले दिन भी हमने बताया था कि गन्ना को जून जुलाई में ही रोपा जाता है, और जो भी फसल जून जुलाई में होगा वो हमारा खरीफ होगा।